डियर फ्रेंड्स, नर्सिंग एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करती है। आप हमारे साथ जुड़िए। यदि कोई डाउट है आपको तो आप नर्सिंग एकेडमी 07@gmail.com पर भेज सकते हैं या नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, रीड नाउ, शेयर नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ। थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, मैं आपके लिए टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोस्टली एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट के लेकर फिर से हाजिर हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, शानदार है। आप इस वीडियो के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 4 बातें बता रहा हूँ जिंदगी में सक्सेस होने की। आप डेली सुबह उठते ये बोलना, मैं सबसे अच्छा हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं चैंपियन था और चैंपियन हूँ और चैंपियन रहूंगा, आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा है। आपको किसी भी काम में कोई भी नहीं रोक सकता। लेट्स नाउ वी स्टार्ट। सब्सक्राइब तो कर दो यार। क्वेश्चन नंबर 151। A nurse is caring for a client on bed rest. How can the nurse help prevent a pulmonary embolus? एक पेशेंट है जो बेड रेस्ट पे है, नर्स पल्मोनरी एम्बोलस होने से कैसे रोक सकती है? ऑप्शन 4 है हमारे पास। ऑप्शन 1 क्या है? लिमिट द क्लाइंट्स फ्लूइड इनटेक। ऑप्शन 2, टीच द क्लाइंट हाउ टू एक्सरसाइज द लेग्स। ऑप्शन 3, इंक्रीज यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ऑप्शन 4, मेंटेन द नी गेज पोजिशन एट एन एंगल। फ्लूइड इनटेक लिमिट करके, दूसरा कह रहा है एक्सरसाइज करवा के, इंसेंटिव स्पायरोमीटरों का यूज करके, और चौथा ऑप्शन कह रहा है एक एंगल पोजीशन में नी को रख के। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, टीच द क्लाइंट हाउ टू एक्सरसाइज। पैरों की एक्सरसाइज करके पल्मोनरी इम्बोलस को होने से बेड रेस्ट के पेशेंट को रोक सकती है। रेशनल क्या है? द क्लाइंट हु इज प्रिस्क्राइब्ड बेड रेस्ट मस्ट एक्सरसाइज द लेग्स। ठीक है, ओके। डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फीट प्रिवेंट वेनस स्टेसिस एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। क्या है? पैर की एक्सरसाइज उसको सिखाना है, डोर्सिफ्लेक्शन करना है, मतलब ये फुट है तो इसको ऊपर की तरफ लेके आना है। डोर्सिफ्लेक्शन जो क्या काम करेगा? विनस स्टेसिस और थ्रोम्बोस फॉर्मेशन को रोकने का काम करेगा। लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक में लीड टू हीमोकंसंट्रेशन एंड सब्सिक्वेंट थ्रोम्बोस फॉर्मेशन। यदि हम फ्लूइड इनटेक लिमिट करेंगे, कम करेंगे, तो ये थ्रोम्बोस फॉर्मेशन की कंडीशन को बढ़ाएगा। जो हीमोग्लोबिन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिसके कारण थ्रोम्बोस फॉर्मेशन बढ़ेगा। इंक्रीज यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री इंप्रूव पल्मोनरी फंक्शन बट डज नॉट प्रिवेंट वेनस स्टेसिस। स्पायरोमेट्री पल्मोनरी फंक्शन की एक्टिविटी को तो बढ़ाता है, बट वेनस स्टेसिस होने से रोकने का काम नहीं करता। मेंटेन द नी गेज पोजिशन एट एंगल is unsafe because it promotes venous stasis by compressing the popliteal space. गेज पोजिशन एट इन एंगल अनसेफ है क्योंकि पोप्लेटियल स्पेस जो नी के पीछे का पार्ट होता है उसको क्या करेगा? कंप्रेस करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 152। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया ए क्लाइंट डेवलप हाइपोटेंशन। एक पेशेंट जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है, देने के जस्ट बाद में हाइपोटेंशन हो गया। टू व्हाट फिजियोलॉजिकल चेंज डज द नर्स एट्रीब्यूट द डिक्रीज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने का क्या कारण है? ऑप्शन 1, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स के डायलेशन के कारण। ऑप्शन 2, डिक्रीज रेस्पॉन्स ऑफ कीमोरेसेप्टर्स के रेस्पॉन्स के डिक्रीज होने के कारण। डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के कम होने के कारण। डिसरप्शन ऑफ कार्डियक एसिलेटर पाथवे है उसके डिसरप्ट होने के कारण या बिगड़ने के कारण। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या कारण है? स्पाइनल एनेस्थीसिया के कारण बीपी का कम होने का कारण क्या है? जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। रेशनल, द पैरालिसिस ऑफ sympathetic vasomotor nerve after administration of spinal anesthesia result in dilation of blood vessels which cause subsequent decrease in blood pressure. क्या होता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो सिंपैथेटिक वेसोमोटर नर्व होती हैं उनका जो ब्लड वेसल्स पे काम करती हैं,
उसको ब्लड वेसल्स डायलेट कर देता है, जिसके कारण डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। डिक्रीज रेस्पॉन्स ऑफ कीमो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू पीएच। कीमो रिसेप्टर्स का संबंध पीएच, ऑक्सीजन और CO2 रिटेंशन से है। दे नॉट रिलेटेड टू हाइपोटेंशन एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया का कीमो रिसेप्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन 3, द स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया से कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। द कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर न्यूरॉन इन मेडुला रेगुलेट हार्ट रेट। पॉइंट पे ध्यान देना, कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर कहां पे प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो क्या काम करता है, हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। रिपीट कर रहा हूं, बॉडी का कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है, जो हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। दे आर नॉट रिलेटेड टू हाइपोटेंशन एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय स्पाइनल एनेस्थीसिया। जो हाइपोटेंशन से रिलेटेड नहीं है और स्पाइनल एनेस्थीसिया से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153, ए क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन। एक पेशेंट है जो सीवियर हाइपरटेंशन के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ है। केप्टोप्रिल एंड एल्प्राजोलाम आर प्रिस्क्राइब्ड। उसको केप्टोप्रिल और एल्प्राजोलाम प्रिस्क्राइब किया है। द क्लाइंट को क्विकली फाइंड फॉल्ट विद द थेरेपेटिक रिजमान एंड नर्सिंग केयर। पेशेंट ने क्या किया है कि जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है उससे ले नहीं रहा, मतलब उसमें प्रॉपर नहीं ले रहा, फॉल्ट कंडीशन में। व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन द प्रोबेबल कॉज ऑफ दिस बिहेवियर। इस बिहेवियर का कारण क्या है। ऑप्शन 1, डिनाइल ऑफ इलनेस। ऑप्शन 2, इलनेस को डिनाइल कर रहा है। ऑप्शन 2, फियर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम से डरा हुआ है। ऑप्शन 3, रेस्पॉन्स टू सेरेब्रल एनोक्सिया, सेरेब्रल एनोक्सिया का रेस्पॉन्स है। ऑप्शन 4, रिएक्शन टू द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का रिएक्शन है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, फियर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम से भयभीत है, इस कारण वो क्या नहीं ले रहा, जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है वो ले नहीं रहा है। रेशनल क्या है, रेशनल, क्लाइंट अडेप्टिंग टू इलनेस फ्रीक्वेंटली फील अफ्रेड। जैसे उसको बीमारी का पता चलता है वो भयभीत हो जाता है। एंड हेल्पलेस, और खुद को हेल्पलेस महसूस करता है। जैसे एंड स्ट्राइक आउट हेल्थ टीम मेंबर्स एज ए वे ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल और डिनाइंग देयर फियर, और उस भय को डिनाई करता जाता है। देयर इज नो एविडेंस दैट द क्लाइंट डिनाई द एक्सरसाइज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सिस्टेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम को डिनाइल कर रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन के अंदर इंडिकेशन नहीं है। ऑल्दो डिसऑर्डर सच एज ब्रेन अटैक एंड एथेरोस्क्लेरोसिस which are associated with hypertension may lead to cerebral anoxia. There is insufficient evidence to support this conclusion. क्या हाइपरटेंशन के कारण सेरेब्रल एनोक्सिया हो सकता है ब्रेन अटैक और एथेरोस्क्लेरोसिस होने के कारण, बट क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट इंडिकेशन नहीं है कि उसको ब्रेन अटैक और एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है। पॉइंट पे ध्यान देना, केप्टोप्रिल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो रेनिन एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट होती है, बीपी को कम करती है, बिहेवियर चेंज का उसमें कोई रोल नहीं है। क्या है, केप्टोप्रिल रेनिन एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट है, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है। एल्प्राजोलाम एंजाइटी को कम करती, एंटी एंजाइटी ड्रग है। एल्प्राजोलाम का क्या काम है, रिड्यूस द एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, a 2 gram sodium diet is prescribed for a client with stage 2 hypertension। एक पेशेंट है स्टेज 2 हाइपरटेंशन का, उसको 2 ग्राम सोडियम डाइट में प्रिस्क्राइब किया गया है। एंड द नर्स टीच द क्लाइंट टू द रेशनल ऑफ दिस डाइट। नर्स क्लाइंट को रेशनल, इस डाइट का रेशनल टीच कर रही है। द क्लाइंट रिपोर्ट डिसटेस्ट फॉर द फूड। क्लाइंट ये कह रहा है कि 2 ग्राम सोडियम से फूड distaste for the primary nurse hears the client request that the family client की family request कर रही bring in a ham and cheese sandwich and fries। क्या हम इसको ham sandwich और fries मटेरियल दे सकते हैं। what is the most effective nursing intervention। नर्स का मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। ऑप्शन 1, डिस्कस द डाइट विद द फैमिली एंड क्लाइंट। क्लाइंट और फैमिली के साथ डाइट के बारे में डिस्कस करना। ऑप्शन 2, टेल द क्लाइंट व्हाई साल्टी फूड शुड नॉट बी टेकन। क्लाइंट को यह बताना कि जो जिसमें साल्ट ज्यादा वो फूड क्यों नहीं लेना है। ऑप्शन 3, एक्सप्लेन द डाइटरी रेस्ट्रिक्शन टू द क्लाइंट्स विजिटर।
क्लाइंट्स का जो विजिटर्स हैं उनको डाइटरी रेस्ट्रिक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना। ऑप्शन 4, आस्क द डाइटिशियन टू टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट सोडियम रिस्ट्रिक्शन। उसको ये बोलना कि आप डाइटिशियन से बात करें कि सोडियम रेस्ट्रिक्शन क्यों जरूरी है, या वो आपको टीच करें। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। वाओ, ऑप्शन नंबर 1, डिस्कस द डाइट विद द क्लाइंट एंड फैमिली। मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? डिस्कस द डाइट विद क्लाइंट एंड फैमिली। एक आपसे क्वेश्चन है, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है, नॉर्मल पेशेंट की सोडियम डेली डोज कितना होता है, मतलब कितना सोडियम ले सकता है? करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। रेशनल, द क्लाइंट विद सिग्निफिकेंट फैमिली मेंबर्स शुड बी इंक्लूडेड इन डाइटरी टीचिंग। फैमिली प्रोवाइड सपोर्ट द प्रोमोट एडेरेंस। क्लाइंट को टीचिंग करते टाइम उसके फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स का क्लाइंट की केयर देने में पार्टिसिपेशन होता है। द क्लाइंट हैज ऑलरेडी रिसीव दिस इंफॉर्मेशन। क्लाइंट को क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुके हैं कि कितना सोडियम लेना है। दिस कुड वॉलेट कॉन्फिडेंशियलिटी। द क्लाइंट शुड बी involved in her own care. The client will ultimately assume the responsibility. क्लाइंट खुद केयर में के बारे में अवेयर होता है और खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। द डाइटिशियन इज ए रिसोर्स पर्सन हु कैन गिव स्पेसिफिक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन। एक डाइटिशियन क्या होता है? एक रिसोर्स पर्सन होता है जो स्पेसिफिक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन बता सकता है अबाउट द डाइट एंड फूड प्रिपरेशन। सम देयर इज ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन ऑफ द डाइट। और फूड कैसे प्रिपरेशन करना है 2 ग्राम साल्ट के साथ, ये वो एक्सप्लेन कर सकता है, समझा सकता है अटेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 155, ए सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट, एक सीनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट है, हुज इम्यूनाइजेशन स्टेटस इज करंट, आस्क द स्कूल नर्स विच इम्यूनाइजेशन विल बी इंक्लूडेड इन प्री कॉलेज फिजिकल। उसका करंट स्टेटस इम्यूनाइजेशन का जानने के लिए ये पूछा कि प्री कॉलेज फिजिकल किसे स्कूल नर्स से कि कौन कौन सा इम्यूनाइजेशन दिया। विच वैक्सीन शुड द नर्स टेल द स्टूडेंट टू एक्सेप्ट द रिसीव। स्कूल नर्स क्या बताएगी कि कौन सा वैक्सीन एक्सपेक्ट करेगी। मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा ये बोल रहा है कि सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट को कौन सा इम्यूनाइजेशन ले चुका होता है, मतलब इस एज तक। ऑप्शन 1 हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन 2 इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ऑप्शन 3 मीजल्स मम्स एंड रूबेला, ऑप्शन 4 डिप्थीरिया टिटनस एंड परटूसिस। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 मीजल्स मम्स एंड रूबेला, MMR। रेशनल, individual born after 1957 should receive 1 additional dose of measles, mumps and rubella vaccine if there are students in post-secondary educational institution। 1957 के बाद क्या किया कि जो MMR वैक्सीन है सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट की एज तक उसको देना है। देयर इज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी। Influenza vaccine is unnecessary for this age. If the student receive an additional tetanus diphtheria vaccine DTP at age 12, it is not necessary. A booster dose of tetanus toxoid should be received every 10 years. ये क्वेश्चन एम्स दिल्ली के एग्जाम में आया हुआ है कि टिटनस टॉक्सोइड का बूस्टर डोज कब या कितने साल बाद देते हैं। याद रख लेना बच्चे, एवरी 10 ईयर, हर 10 साल के बाद टिटनस टोज T410 याद रह जाएगा इजीली। कैसे याद रखना है? T410 टिटनस टॉक्सोइड 10 साल बाद देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, ए 70-year-old क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेलियर एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एक 70 साल का आदमी है, क्लाइंट है, पेशेंट है, जिसको डायग्नोस हुआ हार्ट फेलियर और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इज एडमिटेड टू यूनिट इन ए लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी फॉर ए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन प्रोग्राम। न्यूमोकोकल एंड फ्लू वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड। उसको क्या pneumococcal or flu vaccine administered. The client asked the nurse if the pneumococcal vaccine has to be taken every year like the flu vaccine, how should the nurse respond?
क्या न्यूमोकोकल वैक्सीन फ्लू वैक्सीन की तरह हर साल लेना है? नर्स का क्या रेस्पॉन्ड होगा? ऑप्शन 1, यू नीड टू रिसीव द न्यूमोकोकल वैक्सीन एवरी अदर ईयर, आपको हर साल के बाद लेना है। ऑप्शन 2, द न्यूमोकोकल वैक्सीन शुड बी रिसीव्ड इन अर्ली ऑटमन ईयर एवरी ईयर, द न्यूमोकोकल वैक्सीन ऑटम या शरद ऋतु के अंदर एवरी शुरू होने से पहले लेना है। ऑप्शन नंबर 3, यू शुड गेट द फ्लू एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन एट योर एनुअल फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको फ्लू और न्यूमोकोकल वैक्सीन लेना है। ऑप्शन 4, इट इज अननेसेसरी टू हैव एनी फॉलोअप इंजेक्शन ऑफ द न्यूमोकोकल वैक्सीन आफ्टर दिस डोज, इस डोज के बाद आपको फॉलोअप करना अननेसेसरी है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इट इज अननेसेसरी टू हैव एनी फॉलोअप इंजेक्शन फॉर न्यूमोकोकल वैक्सीन आफ्टर दिस डोज, मतलब न्यूमोकोकल वैक्सीन लाइफ में एक बार लगता है। रेशनल, द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिकमेंड दैट अडल्ट बी इम्यूनाइज्ड विथ न्यूमोकोकल वैक्सीन एट एज 56 और ओल्डर विथ न्यूमोकोकल वैक्सीन कब देना है? एज 56 और ओल्डर विथ ए सिंगल डोज। कितनी डोज दी जाती हैं? सिंगल डोज of the vaccine. If the pneumococcal vaccine was received before 65 year of age, if there is the highest risk of fatal pneumococcal infection, before 65 दे सकते हैं। कंडीशन क्या है? यदि ज्यादा pneumococcal infection है तो revaccination should occur every 5 year. revaccination हर 5 साल बाद कराना है। After the initial vaccination के बाद। देन 70-year-old क्लाइंट है तो उसको रिपीटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। द न्यूमोकोकल वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड एवरी, हर 2 साल से नहीं देते हैं। द न्यूमोकोकल वैक्सीन शुड नॉट बी ईयरली भी नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, एक पेशेंट है जिसका इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड है, उसकी केयर कर रही है। विच ब्लड प्रोटीन एसोसिएटेड विथ इम्यून सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू कंसिडर, कौन सा ब्लड प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम को लिए इंपॉर्टेंट है? दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे साथियों, जब आप इस वीडियो को देखो, बुक और पेन हाथ में लेके रखना है, जो भी पॉइंट में बोलो इंपॉर्टेंट है वो बुक में नोट करना है, और जब एग्जाम देने जाओ उनका रिपीटेशन करके जाना, बहुत अच्छा एग्जाम होगा आपका। ऑप्शन 1 एल्बुमिन, ऑप्शन 2 ग्लोबुलिन, ऑप्शन 3 थ्रोम्बिन, Option 4 hemoglobin. Guess the correct answer. Correct answer is option number 1. Sorry. Option number 2 globulin. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन 2 ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन इज इन द प्लाज्मा प्रोटीन इज द फ्रैक्शन दैट इंक्लूड द एंटीबॉडीज। इंपेयर्ड इम्यून सिस्टम वाले को कौन सा ब्लड प्रोटीन देते हैं? गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शंस, जो कि क्या करेगा? एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। एल्बुमिन हेल्प रेगुलेट फ्लूइड शिफ्ट बाय मेंटेनिंग प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। एल्बुमिन का क्या काम होता है? बॉडी के अंदर प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम होता है और फ्लूइड शिफ्ट को रेगुलेट करता है। थ्रोम्बिन इज इन्वॉल्व इन ब्लड clotting. Hemoglobin carries oxygen. Next question number 158. A client who was exposed to hepatitis A asked why an injection of gamma globulin is needed. एक पेशेंट है जो हेपेटाइटिस ए से एक्सपोज हो गया है, पूछ रहा है कि गामा ग्लोबुलिन क्यों जरूरी है। बिफोर रेस्पॉन्डिंग व्हाट शुड द नर्स कंसिडर अबाउट हाउ इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। ये पैसिव इम्यूनिटी किस प्रकार से प्रदान करता है? ऑप्शन 1 इट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट लाइव एंटीबॉडीज, शॉर्ट लाइव एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। ऑप्शन 2 इट एक्सेलरेट एंटीजन एंटीबॉडी यूनियन एट हिपेटिक साइट्स, एंटीजन एंटीबॉडी को के जुड़ने को बढ़ा के जो लीवर की साइट है उस पर। द लिम्फेटिक सिस्टम इज स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन 4 द एंटीजन इज न्यूट्रलाइज बाय द एंटीबॉडी दैट इज सप्लाइज,
एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेगा जो इसका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्या फंक्शन करेगा गामा ग्लोबुलिन हेपेटाइटिस ए की कंडीशन में? इसका जो एंटीबॉडी सप्लाई करेगा वो न्यूट्रलाइज करेगा एंटीजन को। रेशनल गामा ग्लोबुलिन विच इज एन immunoglobulin contain most of the antibodies circulating in the blood. When injected in an individual, it prevents the specific antigen from entering a host cell. ये क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस जो गामा ग्लोबुलिन हम देंगे एक प्रकार का इम्यून ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जिसको एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो हम इंजेक्ट करवाते हैं स्पेसिफिक एंटीजन को होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करने से रोकेगा। होस्ट सेल के अंदर एंटीजन को प्रवेश करने से गामा ग्लोबुलिन रोकता है। गामा ग्लोबुलिन डज नॉट स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट नहीं करेगा, केवल इसका इतना सा फंक्शन है जो होस्ट सेल है उसमें एंटीजन प्रवेश होने से ही रोक देगा, काम ही खत्म, घर में इन्फेक्शन आने से ही रोक देगा। दिस डज नॉट अफेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी फंक्शन। Next, question number 159. A client is admitted to the emergency department with a contaminated wound. The client is a poor historian. एक क्लाइंट जो कंटामिनेट वुंड के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है, हिस्ट्री बता नहीं रहा, पुअर हिस्ट्री बता रहा है। द नर्स रियलाइज दैट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट इज इम्यूनाइज अगेंस्ट दिस टिटनस। नर्स ये डिटरमाइन नहीं कर पा रही है कि इसने टिटनस के अगेंस्ट इम्यूनाइज हुआ है या नहीं हुआ। विच मेडिकेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रिस्क्राइब बिकॉज इट विल प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी। नर्स क्या ज्यूम कर रही है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड कराए कि उससे पैसिव इम्यूनिटी मिल सके फॉर से कुछ सब हफ्तों के लिए विद मिनिमल डेंजर, और कोई एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं हो। ऑप्शन 1 टिटनस टॉक्सोइड, ऑप्शन 2 इक्विनी टिटनस एंटीटॉक्सिन, ऑप्शन 3 ह्यूमन टिटनस एंटीटॉक्सिन, ऑप्शन 4 डिप्थीरिया टिटनस पर्टुसिस वैक्सीन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ह्यूमन टिटनस एंटीटॉक्सिन। कौन सा प्रिस्क्राइब करेगा? ह्यूमन टिटनस एंटीटॉक्सिन। रेशनल ह्यूमन टिटनस एंटीटॉक्सिन, ध्यान से सुनना, टिटनस इम्यून ग्लोबुलिन प्रोवाइड एंटीबॉडी अगेंस्ट टिटनस। क्या करता है? ह्यूमन टिटनस एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है टिटनस के अगेंस्ट। इट इज यूज फॉर इंडिविजुअल हु मे बी इन्फेक्टेड एंड हैव नेवर रिसीव्ड। ये हम उसके लिए यूज करते हैं जिसने टिटनस टॉक्सोइड कभी लिया ही नहीं है, एंड नॉट रिसीव्ड और इट फॉर मोर देन 10 ईयर, और 10 साल से कोई टिटनस टॉक्सोइड वैक्सीन नहीं है। इफ कन्फर्ड पैसिव, इट कन्फर पैसिव इम्यूनिटी। ह्यूमन टिटनस एंटीटॉक्सिन कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा? पैसिव इम्यूनिटी। हम उसको देंगे जिसने 10 साल से टिटनस टॉक्सोइड वैक्सीन या कभी लाइफ में लिया ही नहीं है। एडमिनिस्टर ऑफ टिटनस टॉक्सोइड विल प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। पॉइंट पे ध्यान देने वाली बात है, टिटनस टॉक्सोइड इज प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी, ह्यूमन टिटनस एंटीटॉक्सिन इज प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। एंटीटॉक्सिन पैसिव इम्यूनिटी, टॉक्सोइड एक्टिव इम्यूनिटी। याद कैसे रखेंगे हम इसको? एंटीटॉक्सिन आप जैसे हम आप शब्द बोलते हैं ना, एंटी ए और पी का कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, ए और पी आप। एंटीटॉक्सिन किसके साथ जुड़ गया? पैसिव इम्यूनिटी के साथ। और टिटनस टॉक्सोइड टीए, जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनको टीए मिलता है, तो टिटनस टॉक्सोइड किससे जुड़ गया? एक्टिव इम्यूनिटी। याद, टिटनस टॉक्सोइड आते ही दिमाग में क्या आना है? टी आना है, और एंटीटॉक्सिन आते ही क्या दिमाग में आना है? आप आना है। दैट मीन्स एंटीटॉक्सिन इज प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, टिटनस टॉक्सोइड provide active immunity. Although equine tetanus antitoxin provide passive immunity, ये equine tetanus antitoxin passive immunity प्रदान करता है, बट इसके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मोर। डिप्थीरिया टिटनस पर्टुसिस DTF वैक्सीन प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। DTF कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है? एक्टिव इम्यूनिटी। Immunity is addition. DTaP usually not given to adults. Next, question number 160. Last question. A client who is suspected of having tetanus ask a nurse about immunization against tetanus.
एक टिटनस का सस्पेक्टेड पेशेंट है, नर्स से इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। बिफोर रेस्पॉन्डिंग व्हाट शुड द नर्स कंसीडर अबाउट द बेनिफिट ऑफ टिटनस एंटीटॉक्सिन। टिटनस एंटीटॉक्सिन का बेनिफिट क्या क्या है? ऑप्शन 1, इट स्टिमुलेट प्लाज्मा सेल डायरेक्टली, ये प्लाज्मा सेल को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। ए हायर टायर ऑफ एंटीबॉडीज इज जनरेटेड, हायर टायर एंटीबॉडी जनरेट करता है। इट प्रोवाइड इमीडिएट एक्टिव इम्यूनिटी, इमीडिएट एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। ए लॉन्ग लास्टिंग पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस, लॉन्ग लास्टिंग पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। लास्ट के क्वेश्चन यदि ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा आंसर का। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर या करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, द हाई टायर ऑफ एंटीबॉडीज इज जनरेटेड। पैसिव इम्यूनिटी कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, इसलिए फोर्थ आंसर गलत है। रेशनल टिटनस एंटीटॉक्सिन कौन सी इम्यूनिटी? ए, कैसे याद रखेंगे? आप से। प्रोवाइड एंटीबॉडीज विच कन्फर इमीडिएट पैसिव इम्यूनिटी, जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। क्या कैसे? हाई टायर ऑफ एंटीबॉडीज जनरेट करके। एंटीटॉक्सिन डज नॉट स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। टिटनस एंटीटॉक्सिन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी नॉट एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज नॉट ए लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे दोस्तों। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इतने प्यारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके लिए। इस दुनिया में जो लोग असफल होने से डरते हैं वो कभी भी सफलता की खुशियों का मजा नहीं ले सकते। कुछ नहीं है, एक बार फेल हो गए तो क्या, दोबारा पास हो गए, 100% आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। एक बार असफल हो सकते हो, 2 बार हो सकते हो, लेकिन लगे रहोगे ना तो एक दिन पक्का बनोगे।